हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में अपने सीआरपीसी के कंसेप्ट को आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को भी क्लियर करते हैं। अगर आप न्यू जुड़े हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एंड तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई भी अपराध होता है और उस अपराध की सज़ा कितनी है 1 साल से लेकर 3 साल तक, तो ऐसे में उस अपराध का कॉग्निजेंस कितने समय के अंदर लिया जा सकता है, क्या टाइम लिमिट दी गई है। कॉग्निजेंस का मतलब मैंने प्रीवियसली भी आपको समझाया था। जब भी मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जो भी इन्वेस्टिगेशन तैयार करके पुलिस के द्वारा वो रिपोर्ट भेजी जाती है, तो मजिस्ट्रेट साहब उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। उनको अगर यह लगता है कि हाँ भाई जो है ऑफेंस घटित हुआ है, ये जो एक्यूज्ड है इसके रिकॉर्ड के अनुसार ये लग रहा है, तो इसे वो आगे प्रोसीड कर देते हैं अपने माइंड को अप्लाई करते हुए, तो उसे हम कॉग्निजेंस कहते हैं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है कि अगर कोई अपराध हुआ है जिसकी सज़ा मिनिमम जो है 1 साल है और मैक्सिमम 3 साल है, तो ऐसे में उसको क्या लिमिट दी गई है कि वो जो है कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो 1 साल की लिमिट दी गई है। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी अपराध जिसकी सज़ा केवल फाइन है, तो ऐसे में कितना समय दिया जाता है कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो 6 महीने का समय दिया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सीआरपीसी के इन सभी में से किस सेक्शन के अंदर हम बात की गई है बेल बॉन्ड के कैंसिलेशन के बारे में। सेक्शन 446, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप आपको वो वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था और ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 446A, 446B, 447। तो बॉन्ड के कैंसिलेशन के बारे में, बेल बॉन्ड के कैंसिलेशन के बारे में बात की गई है 446A के अंदर, जिसको आज हम जो है डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम 446 को ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 446A ये भी इसी से कनेक्टेड है, तो इसको भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है 446A, जो बात करता है बेल बॉन्ड और बॉन्ड के कैंसिलेशन के बारे में। चैप्टर कौन सा है? 33, जो बात करता है बेल और बेल बॉन्ड के बारे में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भले ही विदाउट प्रिजुडाइज द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 446 में दिए गए जितने भी प्रोविज़न हैं, जो भी चीज़ें उसमें कही गई हैं, उसके पक्षपात किए बिना, जहाँ पर कोई भी बॉन्ड जो है इस कोड के अंदर किसी पर्सन की अपीयरेंस के लिए, उस केस में अगर वो फॉरफिट होता है कंडीशन को ब्रीच करने के कारण, तो ऐसे में उसके बेल बॉन्ड को कैंसिल किया जा सकता है। यानी कि मैंने पहले भी समझाया था, जब भी कोई एक्यूज्ड किसी ऑफेंस में एक्यूज्ड बनता है, तो वो अपने आप को बाहर आने के लिए क्या करता है, अपनी बेल जो है वो लेता है। अब बेल लेने के लिए उसे एक बेल बॉन्ड भरना पड़ता है। बेल बॉन्ड भरने के लिए उसे एक श्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो वो बेल बॉन्ड जब भरेगा, तो बेल बॉन्ड की कुछ कंडीशन होती है जो कि कोर्ट उस पर इम्पोज करती है कि तुम्हें इस बेल बॉन्ड में दी गई कंडीशन का ब्रीच नहीं करना है। इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि आपको इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी है, जब भी कोर्ट आपको बुलाएगी आपको कोर्ट के अंदर हाजिर होना होगा। 446 में हमने पढ़ा था कि अगर कोर्ट आपको कहती है किसी प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपको प्रोड्यूस करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके
जो बेल बॉन्ड है उसे जब्त कर लिया जाएगा। अगर आपका बेल बॉन्ड जब्त हो चुका है तो ऐसे में यहाँ पर आपका बेल बॉन्ड जो है कैंसिल हो जाता है। सपोज दैट आपने एक या एक से ज़्यादा श्योरिटी की बात की है, यानी कि कोर्ट ने कहा है हम आपको बेल तभी देंगे जब आप हमारे लिए 2 श्योरिटी लेकर आएंगे इस केस के अंदर, तो तब जो है बेल दी जा सकती है। तो एक कंडीशंस होती हैं। तो फर्स्ट में क्या कहा गया है कि बॉन्ड एग्जीक्यूट बाय सच पर्सन एज वेल एज बॉन्ड इफ एनी एग्जीक्यूशन बाय मोर देन वन और मोर ऑफ हिज श्योरिटीज इन दैट केस शैल स्टैंड कैंसिल। यानी कि अगर उसने कंडीशन का पालन नहीं किया है, कंडीशन कोर्ट ने यह रखी थी कि 2 श्योरिटी आप लेकर आइए, इसके अलावा आप किसी भी तरीका का ब्रीच नहीं करेंगे, अगर जो भी कंडीशन दी गई है और वो ब्रीच कर देता है, अपीयरेंस के लिए आपको आपको आना होगा हर तारीख पर, जिस भी तारीख पे आपको बुलाया जा रहा है आप वहाँ पर अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, बेल बॉन्ड को जो है रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। सब सेक्शन 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देयर आफ्टर नो सच पर्सन शैल बी रिलीज ऑन हिज ओवन पर्सनल बॉन्ड। यानी कि अगर आपका बेल बॉन्ड कैंसिल हो चुका है तो ऐसे में आप पर्सनल बॉन्ड के द्वारा दोबारा बेल नहीं ले सकते हैं। सपोज दैट बेल बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा पर्सनल बॉन्ड, एक होता है हमारा श्योरिटी के द्वारा जब हम जो है बेल बॉन्ड भरते हैं। पर्सनल बॉन्ड जो है पर्सन खुद अपने लिए देता है और श्योरिटी में किसी अदर व्यक्ति को शामिल किया जाता है उसकी श्योरिटी देने के लिए। तो ऐसे में अगर आपका बेल बॉन्ड कैंसिल हो गया है तो आपका पर्सनल बॉन्ड है जो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है इस क्लोज के अनुसार। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, that case if the police officer or the court as the case may be for appearing before him bond was executed is satisfied that there is a no sufficient cause to failure of the person bound by the bond to comply with the condition। यानी कि जो भी कंडीशन उस बेल बॉन्ड के अंदर लिखी गई थी वो उसका पालन करने में फेल हो गया, उसका एक पर्याप्त कारण था, वो उस पर्याप्त कारण को सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को, तब यहाँ पर कोर्ट उसे मतलब उसे अपॉर्चुनिटी दे देती है कि वो दोबारा से पर्सनल बॉन्ड भर के जो है जमानत ले सकता है। प्रोवाइजियो में भी आपको देखने को मिलेगा कि प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड ही मे बी रिलीज ऑन इन दैट केस अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए फ्रेश personal bond for such sum of money and the bond by one or more of such surety as the police or the court as the case may be think satisfied या sufficient। यानी कि ये यही कहा गया है कि आप जो है दोबारा से पर्सनल बॉन्ड जो है भर सकते हैं। कोर्ट को अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं कि आपका जो बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ उसमें जो कंडीशन थी वो कंडीशन किस कारण से जो है आपने पूरी नहीं की है। साथ ही यहाँ पर कोर्ट आपसे दोबारा यह कह सकता है कि पहले में आपने एक श्योरिटी दी थी, अब यहाँ पर कोर्ट चाहे तो आपसे 2 श्योरिटी भी मांग सकती है, 2 से ज़्यादा कितनी भी आपसे श्योरिटी यहाँ पर मांगी जा सकती है वो आपको देनी होगी, तभी आपका यहाँ पर फ्रेश पर्सनल बॉन्ड अप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में कि कोर्ट कब समय याचना दे सकती है। डिले आपने कर दिया है, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि कॉग्निजेंस लेने के लिए मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, उस ऑफेंस के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है किसी भी कोर्ट में। तो अब वो समय सीमा क्या है, फाइन है, किसी ऑफेंस की पनिशमेंट तो 6 महीने है, 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए पनिशमेंट है तो उसमें 1 साल का समय है, और 3 साल से अगर ज़्यादा है तो उसमें 3 साल की समय सीमा दी गई है ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने की।
अब आपने ये समय सीमा भी जो है एक्सीड कर दी, यहाँ से भी आप 3 साल से भी ज़्यादा आपने समय लगा दिया कॉग्निजेंस उसका ऑफेंस का लेने के लिए, मतलब आपने केस को फाइल ही नहीं किया। तो ऐसे में क्या आप उसके लिए समय याचना कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो सीआरपीसी के किस सेक्शन में कर सकते हैं? सीआरपीसी के इन सभी में से कौन सा सेक्शन है जो बात करता है? तो इसके लिए है हमारा सेक्शन 473, जो ये कहता है कि ये टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद भी आपको जो है कोर्ट के द्वारा अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि आप उस केस को आगे चला सकते हैं, लेकिन आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि क्या क्या आपके पर्याप्त कारण थे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में कि सीआरपीसी में इन सभी में से कौन सा सेक्शन है जो कि हाई कोर्ट की इनहेरिएंट पावर की बात करता है। तो हाई कोर्ट की इनहेरिएंट पावर 482 में दी गई है सीआरपीसी में। अगर हम बात करें सीपीसी की तो 482 सीपीसी के अंदर हाई कोर्ट के साथ साथ जो अदर कोर्ट्स भी है उनको भी पावर दी गई है सीआरपीसी के सेक्शन 482 में। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट की बात करूं तो क्रिमिनल लॉ के अंदर हाई कोर्ट को पावर दी गई है 482 के अंदर केवल। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में कि जब भी किसी अपराधी को सज़ा सुनाई जाती है तो उससे ये कहा जाता है कि इसको जो है फांसी पर लटका दिया जाए जब तक कि इसकी डेथ ना हो जाए। ये सेंटेंस आपने काफ़ी बार सुना होगा और फिल्मों में भी देखा होगा। तो सीआरपीसी में कहाँ पर लिखा हुआ है कि कन्विक्ट बी हैंग बाय द नेक अंटिल ही इज़ डाई? तो इसके लिए सीआरपीसी में प्रोविज़न है। सीआरपीसी में फॉर्म नंबर 72 सेकंड शेड्यूल के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसको आप रीड कर लीजिएगा। अब हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।